Good morning, students of class 7. Welcome to Takshila Model School online YouTube classes, and this is Neha, your social science teacher. So, students, in the previous lectures, we have started the chapter number 4 of geography, that is the atmosphere. And in that lecture, we have discussed the structure of atmosphere, the 5 layers of atmosphere. And the 5 layers of atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. And in this today's lecture we will cover the topic like importance of atmosphere. But first we will recall the previous lecture. तो previous lecture में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि सबसे जो एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर लेयर में आपके माउंट एवरेस्ट वगैरह आ जाते हैं, माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स आ जाते हैं, और वहाँ पर एक कोल्ड ट्रैप है जो कि वाटर वेपर्स को अपने अंदर ही सोख लेता है, उससे बियॉन्ड नहीं जाने देता, जिससे कि वाटर साइकिल अच्छे से परफॉर्म होती रहे. क्योंकि अगर ये वाटर वेपर्स ज़्यादा दूर चले गए, स्पेस में चले गए, तो हमारी धरती पर पानी ही नहीं होगा. इसलिए ट्रोपोस्फियर लेयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रेटोस्फियर लेयर पढ़ी थी हमने, उसमें हमने ओजोन लेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फियर लेयर में हमें ओजोन लेयर मिलती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस दैट आर एमिटिंग फ्रॉम द सन. और इससे हमें, क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी, ये डिप्लीट होती रहेगी इसी तरीके से, तो हमें काफ़ी सारी स्किन डिसीजेस हो सकती हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकते हैं. और नेक्स्ट लेयर जो है वो है मिडल लेयर, इसलिए उस मिडल लेयर का नाम रखा गया है मेसोस्फेयर. तो ये जो मेसोस्फेयर लेयर है, इसका जो अपर हिस्सा है, टॉप का हिस्सा है, उसे बोला जाता है मेसोपोस. इस मेसोपोस जो टॉप के हिस्सा है, इसमें क्या होता है, स्पेस में जो भी मेट्रोइड्स होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस से टकराएंगे अगर, तो अर्थ के सरफेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्म कर सकते हैं और धरती को जला सकते हैं. तो ऐसे जो मेट्रोइड्स जो स्पेस में अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, और इन मेट्रोइड्स को मेसोस्फेयर लेयर में फ्रिक्शनल फोर्स, मेसोस्फेयर लेयर फ्रिक्शनल फोर्स के तहत इनकी स्पीड, मेट्रोइड्स की स्पीड को लो कर देती है. और जब मेट्रोइड्स की स्पीड लो हो जाती है तो वो अपने आप ही हमारे अर्थ के सरफेस में आने से पहले ही बर्न हो जाता है. तो मेसोस्फेयर लेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि मेट्रोइड्स को हमारे अर्थ के सरफेस में एंटर नहीं करने देती, वो उसकी स्पीड को ड्यू टू फ्रिक्शन कम कर देती है, रोक देती है, स्टॉप कर देती है, और वो मेट्रोइड्स वहीं बर्न हो जाता है. और जो मेट्रोइड्स हमने पढ़ा था बर्न हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मेट्रोइड्स. नेक्स्ट लेयर है वो है थर्मोस्फेयर. ये हमारी 4th लेयर है एटमॉस्फेयर की. यहाँ पर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए इस लेयर को कहा जाता है वार्म लेयर. अच्छा, जब इसके ऊपर ऊपर चलते जाएंगे तो यहाँ के जो टॉप पार्ट है उसको थर्मोपोस बोला जाएगा, और जो लोअर पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोस्फेयर का, उसको बोला जाएगा आयोनोस्फेयर. वाई लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आयोनोस्फेयर? क्यों कहा जाता है थर्मोस्फेयर के लोअर पार्ट को आयोनोस्फेयर? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको आयंस कहा जाता है. ये आयंस, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स सिग्नल्स को मदद करते हैं कि ट्रांसमिट बैक टू द अर्थ सरफेस. जैसे कि आप रेडियो सुनते हो, गाने सुनते हो, इंटरनेट चलाते हो, ये और टीवी पर जो भी जितने भी चैनल्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, आप ये जो टीवी देख पाते हो वो क्यों देख पाते हो? क्योंकि ये सैटेलाइट्स की मदद से आपके पास वो सिग्नल्स रिवर्ट बैक होते हैं. तो थर्मोस्फेयर लेयर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट किया जाता है, प्लेस किया जाता है, और ये यहाँ पर जो आयंस हैं इस लेयर में वो मदद करते हैं सिग्नल्स को रीट्रांसमिट करने का. सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस लेयर एज इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बैक टू द अर्थ. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फेयर. एंड दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. इसके बाद एटमॉस्फेयर की सारी लेयर खत्म हो जाती हैं, फिर ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा हाई है. टेम्परेचर हाई है इस वजह से, और एटमॉस्फेयर भी क्या, ब्लैंकेट भी क्या है, यहाँ तक आते आते थिन होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है. तो सिर्फ लाइटर गैसेज ही इस लेयर में
होती हैं, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन और लाइटर गैसेस। तो सिर्फ यही गैसेस एग्जॉस्फेयर लेयर में होती हैं। धीरे धीरे ये एग्जॉस्फेयर देखते देखते आउटर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में मर्ज होता जाता है, कन्वर्ट होता जाता है, घुल जाता है। तो अब ये सारी लेयर्स हमने पढ़ ली हैं। नाउ आई थिंक आई शुड आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सो राइट डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर रफ नोटबुक, ओपन योर रफ नोटबुक एंड राइट डाउन द क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the blanket of air that covers the earth? Students, write down fast. What is the blanket of air that covers the earth? Your next question is which gas we breathe in? कौन सी गैस हम अपने अंदर इनहेल करते हैं? Which gas we breathe in? कौन सी गैस हम अपने अंदर इनहेल करते हैं? Write down fast these two questions. Students, you all have to write down these questions in your notebook because in your rough notebook and find out the answers, because you all have to note down these questions in your fair notebook. So write down carefully. I think now you all have written down the questions. Your next question is your question number 3 is where ozone layer is found. अभी बताया था मैंने, ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? एटमॉस्फेयर की किस लेयर में? Where ozone layer is found. Next, the solar radiations received by the earth. सूरज की वो किरणें जो कि अर्थ रिसीव करता है, अर्थ के सरफेस पर पड़ती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उन किरणों को क्या कहा जाता है? तो सोलर रेडिएशंस received by the earth is known as, this is your fourth question. The solar radiations received by the earth is known as, सूरज की वो किरणें जो कि अर्थ के सरफेस पर पड़ती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? So students, I think now you all have written down the questions in your rough notebook. Find out the answers. And so the importance of atmosphere. So I tell you that what is atmosphere? Atmosphere is a thick layer of air that covers the entire surface. ठीक है, ये ब्लैंकेट का काम करती है ताकि टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमल रहे, ज़्यादा ठंड ना तो ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, और उससे क्या हो, और हमें प्रोटेक्ट किससे करती है कि अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज दैट आर एमिटिंग फ्रॉम द सन, जो कि सन से बाहर आ रही है, अर्थ के सरफेस पर ना पड़े, एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर उसे अपने अंदर ही रोक ले, अर्थ के सरफेस पर ना आने दे, तो इसलिए भी हमारा एटमॉस्फेयर ज़रूरी है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ऑफ फॉर अर्थ। वाई? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। दूसरी बात, वाटर साइकिल ठीक तरीके से परफॉर्म होती रहे, वेदर कंडीशंस ठीक तरीके से होते रहे, तो ये सब भी काम किसका करना है? ये भी एटमॉस्फेयर का ही, एटमॉस्फेयर की वजह से ही हो पा रहा है। हमारे अर्थ के सरफेस पर इट कीप्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स ना तो ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, यानी सूरज की ज़्यादा किरणें हमारे सरफेस पर ना पड़े,
वो भी कौन रोकता है? एटमॉस्फेयर ही रोकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर अर्थ सरफेस। तो सूरज का टेम्परेचर ऑप्टिमल रखने के लिए, सही रखने के लिए भी हमारे एटमॉस्फेयर की ज़रूरत हमें पड़ती है। नेक्स्ट है राइट कंपोजिशन ऑफ गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्यों है राइट कंपोजिशन ऑफ गैसेज? सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी, वो 21% अमाउंट में है। दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अगर प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे तो वो खाना बनाने के बाद क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन गैस, जो कि फिर से दोबारा एनवायरनमेंट में आ जाएगी और हमें वो ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। और भी तरीके की गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन गैस, वो किस लिए यूज़ की जाती है? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ में नाइट्रोजन गैस का बहुत बड़ा रोल है। और एटमॉस्फेयर रेगुलेट्स द वेदर कंडीशंस। और एटमॉस्फेयर के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? इट हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन। बताया था मैंने कि मेसोस्फीयर लेयर में ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ऑर्बिट किया जाता है, और मेसोस्फीयर लेयर्स में ही सैटेलाइट्स को ऑर्बिट क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ का जो लोअर पार्ट है इस लेयर का, वो होता है, उसे कहा जाता है आयनोस्फीयर। इस आयनोस्फीयर क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस, जो कि ट्रांसमिट बैक करते हैं सिग्नल्स को बैक टू द अर्थ सरफेस, और इसलिए हम कोई भी चीज़ रेडियो पर, टीवी पर देख पा रहे हैं। तो सैटेलाइट्स कहाँ ऑर्बिट की जाती है? मेसोस्फीयर लेयर में। और हमारे एटमॉस्फेयर किस चीज़ में मदद करता है? हमें एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में जो आइडियल कंडीशंस हैं वो देता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है वहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं, यानी कि जो हवाएं हैं, वो इस ठंडी हवाएं हैं और तेज स्पीड में बहती हैं। जो विंड्स हैं वो तेज़ी से बहती हैं, और वहाँ पर आइडियल कंडीशंस परफॉर्म की जाती हैं, जिससे कि एरोप्लेन इजीली फ्लाई कर सके। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इतनी सारी इम्पोर्टेंस को देखते हुए एटमॉस्फेयर की, कि विदाउट एटमॉस्फेयर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल था। कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, हम जी ही नहीं पाएंगे, और अर्थ पर कुछ भी नहीं होगा। सर्वाइवल बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, राइट डाउन some more questions. Question number 5. Write down question number 5. Which is the most abundant gas? Which is the most abundant gas इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है? उसे बोला जाता है अबंडेंट। कौन सी गैस है वो लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। राइट डाउन दिस क्वेश्चन फास्ट। योर लास्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स राइट डाउन योर लास्ट क्वेश्चन, विच गैस टू वी ब्रीथ आउट? हम कौन सी गैस अपने एक्सेल करते हैं, कौन सी गैस अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, एक्सेल करते हैं? तो विच गैस टू बी ब्रीथ आउट? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था विच गैस टू बी ब्रीथ इन? कौन सी गैस इनहेल की जाती है, अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है, और कौन सी गैस ब्रीथ आउट की जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। राइट डाउन दिस क्वेश्चंस फास्ट। Students, you all have to write down these questions and watch the video very carefully, because you all have to note down these questions in your fair notebook. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.